अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा थोड़ा डिफरेंट रिव्यू करने का इरादा था। सोचा एक फ़िल्म आ रही है ओडेसियस, उसके ऊपर एक रिव्यू किया जाए। और आ नहीं रही बल्कि शायद आज रिलीज़ हो चुकी होगी। और इस फिल्म को बनाने वाला कोई और नहीं, क्रिस्टोफर नोलन है। क्रिस्टोफर नोलन वो आदमी है जो फिल्म या स्टोरी को ट्विस्ट नहीं करता, वो आपके माइंड को एक्चुअली चैलेंज करता है। अगर हॉलीवुड में किसी भी डायरेक्टर ने स्टोरी टेलिंग को अगर कोई नया ट्विस्ट दिया है तो वो क्रिस्टोफर नोलन ही है। इनकी जो फिल्में हैं वो सिर्फ देखी नहीं जाती, वो एक्चुअली फील भी की जाती हैं। और इनकी जो फिल्में देखता है वो एक बार नहीं, वो फिल्में कई कई बार देखता है। और हर दफ़ा जब वो देखता है तो वो फिर नए तरीके से उसको समझ आती है। हर दफ़ा डिटेल में उसकी नई फिल्म आती। मैं सिर्फ इनकी 4 फिल्मों का नाम लेता हूँ। एक है इंसेप्शन, दूसरी है इंटरस्टेलर, टेनेट और अभी कुछ अरसे पहले रिलीज़ होने वाली फिल्म ओपनहाइमर। 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है डार्क साइकोलॉजी। जी हाँ, ये डार्कनेस सिर्फ कोई ऐसी नहीं है जैसे कमरे में अंधेरा है या कोई ऐसा माहौल ग्लूमी सा बना हुआ है, बल्कि ये आपके अंदर जो फियर है, जो टाइम की क्रूएल्टी है और जो आपके जहन में स्ट्रगल चल रही है, ये उसके बारे में सब कुछ डार्कनेस होगी। आपने देखा होगा अक्सर औकात एक फ़िल्म सीधी लाइन पे चलती है, बिगिनिंग होती है, मिड आता है और उसके बाद एंडिंग हो जाती है और सबको पता होता है कि फ़िल्म के आखिर में हीरो कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने इस रवायत को तोड़ा हुआ है, इस ट्रेडिशन को ब्रेक किया हुआ है। इनकी फिल्मों में वक्त सीधा नहीं चलता और रियलिटी जो है हमेशा एक जैसी नहीं होती, हर दफ़ा एक नया सवाल जन्म लेता है। इंसेप्शन को देखें कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसको ज़हन बना रहा है, और अगर ज़हन की बनाई चीज़ पे आप यकीन नहीं कर रहे तो फिर आपकी हकीकत क्या है। और इसी तरीके से ख्वाब के अंदर ख्वाब है इंसेप्शन के अंदर, उसका टाइम कुछ और है, रियलिटी का टाइम कुछ और है। इसी तरह जब आप इंटरस्टेलर को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि खला की तो बड़ी उन्होंने वसअत दिखाई है, बड़ा एक्सपैंड किया है कि जी स्पेस ऐसी होती है, टाइम ऐसा होता है। और इसमें आप देखें एक फादर की लव भी है, एक जुदाई भी है और टाइम की वैल्यू भी इसमें दिखाई गई है। टाइम को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं क्रिस्टोफर नोलन। टाइम को ज़रूर इनकी फ़िल्मों में जो है ना, वो आप कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे तो इनकी फ़िल्म देखने का मज़ा आएगा। इसी तरह जब आप ओपनहाइमर देखते हैं तो ये किसी ऐसे इंसान का नहीं है जो बड़ा ज़हीन है, बल्कि ये सिर्फ एटम का टूटना नहीं है, एटम बॉम्ब का बारे में नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर जो एटम्स हैं उनको रेज़ा करता दिखाया गया है। एक आदमी है, स्ट्रगल कर रहा है, बड़ा ज़हीन आदमी है, अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है। क्रिस्टोफर नोलन के कैरेक्टर्स की ख़ास बात यह है कि वो इतने काबिल होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं गैर मामूली जहानत के हामिल होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्पाइज होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, लेकिन इनका दुश्मन कोई विलन नहीं होता, बल्कि इनका जो वक्त है, जो इनकी सोचें हैं, वही इनका दुश्मन है। इनका जो दुश्मन है वो इनका पास्ट है, इनके रिग्रेशंस हैं, इनके डिसीजंस होते हैं। इंसेप्शन में कॉब को ही देख लें कि वो अपनी लेट वाइफ को किस तरह याद करता रहता है, और इसी तरह कूगर को देख लें, वो निकला है इंसानियत को बचाने, और बाद में जो उसको अपनी डेस्परेट अटैम्प्ट्स हैं, जिस तरह उसको याद आता है सारा कुछ मेमोरीज, वो उसके अलावा है। ओपनहाइमर में देख लीजिए कि वो कैसे एक ज़हीन आदमी एक इतनी बड़ी तख्लीक तो कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक मोरालिटी का बर्डन आ जाता है जिसके साथ वो सारी ज़िंदगी जीता है। इसीलिए नोलन की फ़िल्मों में इंसान जीतता तो ज़रूर है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लूज़ भी कर जाता है। यानी कि नोलन के जो ट्विस्ट्स हैं फिल्म में, वो हैरान नहीं करते बल्कि आपके जहन को चैलेंज भी करते हैं। और इसी तरह यूजुअली फिल्मों के अंदर जो ट्विस्ट होता है अटेंशन ग्रैबिंग के लिए होता है, लेकिन नोलन की फ़िल्मों में जो ट्विस्ट होता है वो पूरी फिल्म का जो है ना स्क्रिप्ट ही चेंज करके रख देता है। फिल्म ख़त्म होने के बाद आपको एहसास होता है कि जिस चीज़ को आप रियलिटी समझ रहे थे वो तो रियलिटी है ही नहीं, इट्स समथिंग डिफरेंट। इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्में बार बार देखी जाती हैं, और जब बार बार आप उनकी फ़िल्म देखते हैं हर दफ़ा कोई नई डिटेल, कोई नई रियलिटी आपके सामने आती है। अब मैं बात करना चाहूँगा क्रिस्टोफर की जो नेक्स्ट मूवी है द ऑडिसी।
बेसिकली देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस फिल्म का किया गया है और आज गालबन वो रिलीज़ भी हो गई है। शायद मेरे व्लॉग होने तक बहुत से लोगों ने देख भी ली हो। बेसिकली ओडिसी जो है ये एक ग्रीक पोइट था, होमर, मेरे पास इसकी बुक भी है। इसने ये इसकी एक एपिक पोइम है जिसको कहते हैं द ओडिसी। ओडिसी में जो इसका कैरेक्टर है जिसका नाम ओडिसियस है, वो ट्रोजन वॉर जो है ये ग्रीक की बड़ी पुरानी एक वॉर है। तो ये जो इस बुक का हीरो है, यानी जो आपकी फिल्म आ रही है ओडिसी, उसका जो हीरो है ओडिसियस, जो किंग है, वो 10 years की वॉर के बाद अपने घर लौट रहा है इथिका, जो कि इसमें लिखा हुआ है। The 28th English rendering. By now the other warriors, those that had escaped headlong ruin by sea or in battle, were safely home. Only Odysseus tarried, shut up by Lady Calypso, a nymph and very goddess, in her hewn out caves. ये basically आप देख सकते हैं अगर if you can read it, ये बुक 1 बुक 2 की शक्ल में जो है ना इस किताब के चैप्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं और इसमें ओडिसियस का जो है रिटर्न बताया गया है। और इसमें जब वो अपने घर रिटर्न कर रहा है तो उस 10 साल के पीरियड में उसको सी मॉन्स्टर्स, अजीब अजीब क्रीचर्स और जो उनके ग्रीक गॉड्स थे उनके चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये सारा कुछ इस बुक के अंदर मेंशन है। और इस किताब की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अर्लीस्ट लिटरेचर है इंग्लिश का, कहते हैं कि वो यही बुक है, द ओडिसी बाय होमर। ये इसकी ट्रांसलेशन T.E. लॉरेंस ने की है। द ओल्डेस्ट बुक वर्थ रीडिंग फॉर इट्स स्टोरी एंड द फर्स्ट नॉवल ऑफ यूरोप। T.E. लॉरेंस कहता है कि यूरोप का ये पहला नावल है। As well as being one of the greatest and most influential books ever written, The Odyssey is the finest of adventure stories. It tells of the 10-year wanderings of Odysseus after the fall of Troy. जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ये इथाकस जो है ये एक छोटा सा आइलैंड है ग्रीस में, ट्रॉय भी आइलैंड से पहले इनके आइलैंड्स आपस में सारे लड़ते भिड़ते रहते थे। तो ऐसी ही एक लड़ाई में फॉल ऑफ ट्रॉय होता है, शायद आपने हेलन ऑफ ट्रॉय भी देखी हो। तो उस लड़ाई के बाद ये बंदा जो है ना वापस लौट रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइमलेस फिलोसॉफिकल टेल दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लॉयल्टी, डेस्टिनी, लीडरशिप एंड होप। और इसी बुक में इसकी बीवी का भी जिक्र है जिसका नाम पेनोलोपी है। अगले रोज़ मैं एक रिव्यू देख रहा था, उसमें पेनोलोपी को कोई पेनीलोप बोल रहा था, तो ये बराह करम दुरुस्त फरमा लीजिए, दिस इज़ पेनोलोपी। तो पेनोलोपी एक ऐसी वफाशार बीवी है, फेथफुल, जो अपने हस्बैंड का 10 साल तक इंतज़ार करती है। बड़े सूटर्स आते हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं, बट वो कोई ना कोई, इसमें कोई कहानी भी बयान की जाती है, वो हर दफ़ा उनको टाल देती है। मसलन शादी नहीं करती, वो अपने हस्बैंड का वेट करती है और हस्बैंड आता है वो 10-15 साल के बाद और फिर वो उसको वेट करती मिलती है। तो बेसिकली जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ हैं उसमें ह्यूमन स्ट्रगल, आपकी कन्फ्यूजन, आपके रिग्रेशंस, आपके डिसीजंस जो हैं वो नज़र आते हैं। अभी तो खैर ये मैंने फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन मैं इसमें कोई इतना एडवेंचर या कोई इतना मिथिकल या माइथोलॉजिकल एंगल इस फिल्म के अंदर जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा यही ख्याल है कि क्रिस्टोफर नोलन की जो पहली फिल्में थीं ये भी कुछ ऐसी ही होंगी जिसमें एक इंसान जो है स्ट्रगल से गुजर रहा है, जिसकी कन्फ्यूजन्स हैं, रिग्रेशंस हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आप जो फिल्म देख के आए हैं दोस्त, वो मेरे अगर देख लिया उन्होंने, वो मेरे इस व्लॉग के कमेंट कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा उनको कैसी लगी फ़िल्म, और जब मैं देखूँगा तब भी मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़िल्म कैसी है। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।